हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग का अगला चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री में, और वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार, और सॉल्ट यानी लवण। तो ये चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं, और एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को। सौविक, प्रशांत, श्रुति, अंजलि, टॉपर, तूफान का देवता था सोनिया शर्मा, संजय कुमार, संध्या, रंजना, प्रियांशु, सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। मतलब जरा सा भी इसमें आपके दिमाग को कष्ट नहीं होने वाला है, मज़ा पूरा आएगा। ठीक है, कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक, हाँ, आज सिर्फ 10 मिनट लेट ले लो बेटा, मौज है ना। तुम लोग को पता होना चाहिए ना कि अगर मैंने जितना टाइम बोला उससे 10 उसमें ऐड कर लेना होता है अपने आप, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को। प्रीति, सुदीप्ता, सौरभ, मनसराम, प्रियांशु, ओशियन। चलो स्टार्ट करते हैं। वाटर, एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस होते क्या है सर? सॉल्ट बोल गए, रुक जाओ जरा, सब्र करो। एसिड क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। इतना तो पता ही होगा ना सबको कि भाई एसिड हैव सो टेस्ट, खट्टे होते हैं। और बेसिस की अगर बात करें तो ये बिटर होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। इतना हमें सबको पता है, ठीक है, इतना तो सभी को पता है ना, बस इतना ही में पता होने की ज़रूरत है। एसिड्स पे भी फोकस करते हैं। एसिड हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, मतलब सोर भी होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव का मतलब है कि हाथ लगाओगे जल जाओगे, बाहर निकालोगे, है ना, ऐसे टाइप। ये कोरोसिव होते हैं, मतलब ये है कि आप इनको टच या फिर मतलब टेस्ट तो भूल ही जाओ, टच भी करोगे ना तो आपके हाथ जल जाएंगे। ये होता है कोरोसिव का मतलब। बट मैंने बोला सम आर कोरोसिव, नॉट ऑल आर कोरोसिव। कुछ होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं? तो एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक, जो हमें ऑर्गेनिकली मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब नेचर से मिलते हैं। और दूसरे हो गए मिनरल एसिड, जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है, जिनको कि हम सिंथेसाइज करते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक, अब मैंने बोला ऑर्गेनिक एसिड, ये हमें नेचर से मिलते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ सोर्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टमाटर में एक टाइप का कुछ एसिड मिलता होगा, नींबू में अलग तरह का एसिड मिलता होगा, केले में अलग तरह का एसिड मिलता होगा, दही में अलग तरह का एसिड मिलता होगा। वो एसिड है जिनकी वजह से उनका खट्टा टेस्ट आ रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है। लेकिन कॉमन एसिड नहीं है, सब में अलग अलग एसिड है। और वो क्योंकि हमें एक तरह से ऑर्गेनिकली मिल रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, और उनको हम खा भी तो सकते हैं, है कि नहीं। दही हम खाते हैं कि नहीं, जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो कोरोसिव इन नेचर नहीं होते हैं जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं, ठीक है। ये जो मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत कोरोसिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखूँ एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, जो कि अब देखो ये ऑर्गेनिकली भी मिलता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, बट मिनरली भी मिलता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड के। तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो हमें डायरेक्टली मिलते हैं ऑर्गेनिकली, उनके सोर्सेज क्या हैं। तो ये है आपका लेफ्ट साइड में लिखे हुए ऑर्गेनिक एसिड, और राइट साइड में सोर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा, यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो स्टिंग ऑफ आंट, यानी कि जो चींटी होती है या फिर जो बीज होते हैं, हमारे मधुमक्खी होते हैं, जो उनको जब काटते हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है, अगर वो अपना डंक लगाते हैं तो क्या होता है, वो जब स्टिंग करते हैं तो बहुत मोटा मोटा सा, अगर आंट करती है यानी कि जो लाल वाली चींटी होती है तो थोड़ा सा ही परम आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर मधुमक्खी काट ले तो परमानंद की अनुभूति हो जाती है, और वो परमानंद की अनुभूति इसी एसिड की वजह से होती है। अभी हम देखेंगे कि जो ये अनुभूति होती है, कैसे इस अनुभूति को जल्द से जल्द आप इसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा आज का ये शो, ठीक है। एसिटिक एसिड भी आते हैं। एसिटिक जो अम्ल है ये आपको विनेगर और टोमेटो में, इसको हटा लीजिए यहाँ से, टोमेटो में मिल जाता है एसिटिक एसिड, बट टोमेटो अपना एक अलग है उसका मेन, ठीक है, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है आपका एसिटिक एसिड विनेगर में मिलेगा, ठीक है। जैसे विनेगर अगर सिरके की बात करें, इस विनेगर में आपका ये मान लीजिए कि 6 to 8% लगभग एसिटिक एसिड होता है, और बाकी वाटर होता है। 6 to 8% एसिटिक एसिड होता है, जिसको कि हम एज अ
एसिटिक एसिड होता है जिसको कि एज हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं, है ना, ये आपको अब पता होगा। प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड की अगर बात करें तो एप्पल में मिलेगा, ग्रेप में तो बहुत ही इसको हटा सकते हो, ग्रेप का मेन एसिड अभी नीचे लिखा है, एप्पल या फिर आप बनाना, ठीक है, सेब, केला, ये जो आपके फ्रूट्स हैं इसमें मैलिक एसिड देखने को मिलेगा। टार्टरिक एसिड, टी से टार्टरिक एसिड एंड टी से टैमरिंड, टैमरिंड होती है इमली का बूटा, है ना, और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑक्जेलिक की बात करें, ऑक्जेलिक आपको स्पिनच, कैबेज, ठीक है, ध्यान रखना स्पिनच में जो आपकी पालक होती है उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है, और टोमेटो में भी आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। याद कैसे रखेंगे, टोमेटो, ओ टाइप लग रहा है, ठीक है, ओ, ठीक है, टोमेटो। फिर अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिड किसमें देखने को मिलेगा, कर्ड या फिर मिल्क में। दही हो गया, जो दूध खट्टा हो गया अभी, उसमें लैक्टिक एसिड हो गया। खट्टा क्यों हुआ, बिकॉज एसिड है, कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। तो ये आई होप सभी को पता होगा कि जो लैक्टो वर्ड है, ये जो लैक्टो शब्द है हम मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मिल्क की प्योरिटी को किससे मेजर करते हैं, तो लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर। तो लैक्टो जो वर्ड है हम ये मिल्क या फिर उसके प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड, हम लोग ये बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि विटामिन सी का कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको मिलेगा आंवला, जिसको कि इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है, एंड दी सिट्रस फ्रूट्स, ठीक। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे। व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि क्या जो हमारे सामने जो रखी हुई चीज़ है वो एसिड है, अम्ल है या फिर बेस यानी कि क्षार है। इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं इस चीज़ को कि इफ़ एनीथिंग इज़ एन एसिड और बेस, सिंपल, ठीक। अब इंडिकेटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम इंडिकेटर पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में। इसके बारे में हो सकता है आपने पहले सुना हो, लिटमस पेपर के बारे में। ये जो इंडिकेटर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस इंडिकेटर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो जो लिटमस पेपर है ना, ये लाइकेन जो होता है, लाइकेन, इससे मिलता है। और ये लाइकेन क्या होता है हमें पता है, लाइकेन हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि जब एल्गे यानी कि जो कवक है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, शैवाल, ठीक है, शैवाल जब कवक से यानी फंगस से मिल जाता है तो हमें मिलता है लाइकेन। और ये जो लाइकेन है इसी से बनता है लिटमस पेपर, और ये खुद एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करता है। जब हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। और ये जो बिलोंग करता है, कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है, यहाँ पे ऐड कर सकता है कि प्लांट किंगडम के किस फाइलम के तहत आता है लाइकेन। अगर आपको याद आ गया अच्छी बात, नहीं याद आ रहा मैं थोड़ा और आपकी हेल्प करता हूँ। इसमें आपको ट्रू रूट्स, स्टेम्स कुछ देखने को नहीं मिलेगा डिस्टिंक्टिवली कि भाई ये रूट है ये स्टेम, ऐसा कुछ नहीं मिला होगा। यानी कि इसमें थाली में हर चीज़ फैली हुई है, यानी कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, थैलोफाइटा। और ये एक तरह का जो लिटमस पेपर है जो लाइकेन हमें मिला, ये एक तरह थैलोफाइटा तो है, और ये एक तरह की पर्पल डाई होती है, पर्पल कलर की डाई होती है। ये जो पर्पल कलर की डाई है जिससे हम लिटमस पेपर बना रहे हैं, ये लिटमस पेपर दो कैटेगरी में मिलता है। या तो होगा हमारा ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, और एक होता है रेड लिटमस पेपर। तो जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को या तो चलो मैं इसी ब्लू से ही लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे, ठीक है, वो तो रेड में लिखा ही था। चलो, तो ये हो गया आपका ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ये जो ब्लू है ये चेंज हो जाता है रेड में। किस में चेंज होता है? रेड में। क्यों? क्योंकि आपने इसको डाल दिया एसिड में। तो ब्लू टू रेड ये चेंज होगा इन एन एसिड, अम्ल में। और अगर हम बात करें एक क्षार में यानी कि बेस में, तो बेस में इसका एक दूसरा जो हमारा टाइप ऑफ लिटमस पेपर होता है वो रेड होता है, रेड कलर का होता है। और ये जो रेड है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे कि ब्लू में रेड कौन है, रेड में ब्लू कौन है, ये कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव मतलब डेंजर, डेंजर का साइन भी अगर आपने लैबोरेटरी में कभी ऑब्जर्व किया हो तो क्लास 11th 12th में ऑब्जर्व तो तुम कुछ और ही किया करते थे ना। तो यहाँ पे इस तरह का डेंजर का साइन बना होता है, ठीक है। डेंजर का साइन बना रहता होगा, आपकी जो बॉटल्स रहती होंगी, ठीक है। वो डेंजर वो क्या साइन दिखाता है? वो डेंजर का साइन दिखाता है कोरोसिव नेचर है, ठीक है, यानी कि छूना नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और
जो डेंजर होता है उसको हम किस साइन से दिखाते हैं, रेड से दिखाते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, जैसे ही हमने ब्लू लिटमस डाला रेड हो गया, मतलब कि डेंजर शो करने लगा कि इसमें एसिड है, छूना मत इसको। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी होंगी क्लियर। अब लिटमस पेपर के बारे में तो पढ़ लिया, अब सिर्फ लिटमस पेपर ही हमारा कोई एकमात्र इकलौता इंडिकेटर नहीं है इस दुनिया में, और भी है इंडिकेटर्स, तो क्यों ना हम उनके बारे में पढ़ लें। लिटमस पेपर के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इन बेचारों के बारे में किसी को नहीं पता। बट बिफोर दैट हमारे कुछ और जो अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि जो हमें स्मेल से बता देते हैं। यहाँ तो हमें कलर से पता चल गया, अच्छा रेड हो गया मतलब तुम एसिड हो, मतलब ब्लू हो गया मतलब तुम बेस हो, और वैसे भी याद रख सकते हैं बी से ब्लू बी से बेस, है ना। बट कुछ होते हैं जो अपनी महक से ही हमें बता देते हैं कि वो कौन है, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स हैं, ये एसिड में जब इनको डाला जाएगा तो अलग तरह की, ठीक है, रिमेन स्मेल, यानी कि अनियन में जब अनियन को जब हम एसिड में डालते हैं तो इसकी स्मेल बनी रहती है, जब बेस में डालेंगे स्मेल गायब। वनीला एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये भी अपनी स्मेल को रिटेन रखता है एसिड में, बट अपनी स्मेल को लूज कर देता है बेस में। सिमिलर गोज विथ क्लोव ऑयल ऑल्सो, जिसको लॉन्ग बोलते हैं। तो दीज आर ऑल आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल से हमें बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब हम कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि फेनोप्थिलीन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फेनोप्थिलीन, कि ये जो फेनोप्थिलीन है एसिड में किस तरह बिहेव करता है एंड बेस में किस तरह बिहेव करता है, कैसे कैसे ये कलर्स दिखाता है फेनोप्थिलीन। तो फेनोप्थिलीन की अगर बात करें तो एसिड में ये कलरलेस रहेगा, और बेस में जो है अपना कलर जो है ये पिंक में चेंज कर लेता है। क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है चलो। तो एसिड की अगर बात करें, एसिड में ये कलरलेस होता है और बेस में ये अपना कलर पिंक में चेंज कर लेता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हमारा एक और इंडिकेटर है। ये मिथाइल ऑरेंज अगर हम एसिड में बात करें तो अपना कलर रेड में परिवर्तित कर लेता है, और बेस में अगर बात करें तो येलो में कर लेता है। ये फेनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी आप याद रखिएगा अच्छे से। क्लियर। अब होता क्या है कि कुछ और, जैसे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, ये मैं आपको चलो कॉमन एक इंसिडेंस बताता हूँ आपके जो लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप में से कितने लोगों ने कपड़े धोए हैं या फिर धोते हैं आप कपड़े, और कितने लोग हैं जो कभी आज तक ज़िंदगी में कपड़े ही नहीं धोए हैं, बताइए कितने लोग हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो बना दीजिए। अच्छा बना दें, चलो क्लास बंद करते हैं, बनाते हैं चलो अभी वन शॉट वीडियो। लाओ मॉडर्न हिस्ट्री लाओ। अरे बता चुके हैं कि कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का वन शॉट होगा सुबह 9 या फिर 9:30 जो भी टाइम रहेगा। एक दिन बाद केमिस्ट्री का होगा, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का भी होगा। ठीक है, तो स्पैम मत करिए। रोज़ धोते हैं, अच्छा रोज़ धोए हैं, ओके ओके ओके। हाँ सभी ने धोए हैं। अगर धोएं तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी क्या, जैसे कि जो कपड़ा होता है आपका उसमें जो भी दाग लगा होता है, जैसे आपसे मतलब जब खाना वाना खा रहे थे तो आपके दाग गिर गए, है ना। दाग अच्छे हैं बुरे हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जो आपने दाग येलो कलर के, है ना, येलो कलर का दाग पड़ जाता है जब आप सब्जी वगैरह आपके उसमें गिर जाती है ना, येलो कलर का। तो ये जो येलो कलर का दाग है जब आप कपड़े धोते हो तो किस कलर में चेंज हो जाता है, मुझे बताइए जल्दी से, इसका चेंज ऑफ कलर बताइए। ये जो येलो कलर का जो स्टेन है, किसका स्टेन है, करी का, करी का जो स्टेन है ये किस कलर में चेंज होगा, जल्दी से बताइए। मैं अभी धोकर आया हूँ, चेस फ्रेंड गौरव, मेरी अम्मी ने नहीं धुलने दिए। अच्छा सो सैड। अब तुम्हारा क्या होगा शिवम, अब तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा। रेड 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 रेड, अच्छा अच्छा अच्छा, हल्दी येलो से रेड हो जाती है, बिल्कुल। तो जो ये येलो है ये रेड या डार्क रेड टाइप हो जाता है ना, रेड या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये तुमने साबुन लगाया रेड ब्राउन हो गया, लेकिन तुमने फिर पानी डाला फिर क्या हो जाता है, वो रेड ब्राउन ही बना रहता है, क्या हो जाता है फिर बताओ। फिर तुमने इस पर पानी डाला फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो फिर ये जो है फिर से अपना येलो कलर में रिटेन कर लेगा। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है क्या, सोप वॉज अ बेस, सोप वॉज अ बेस। तो बेस में इसने कैसा कलर चेंज किया, रेड एंड ब्राउन, और जब फिर से न्यूट्रल हुआ तो येलो। जिस तरह लिटमस पेपर होता है हमारा, ब्लू टू रेड इन एसिड, रेड टू ब्लू इन बेस, बट जब ये न्यूट्रल होगा तो ये पर्पल रूप में होगा। कैसे रूप में होगा, पर्पल, जब ये न्यूट्रल होगा तब। ठीक,
अभी देखता हूँ जाके। हाँ नैतिक, अभी जो है तुम सब्जी गिराओ अपने कपड़ों में, जल्दी से धुल के आओ, है ना। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, दिस यू नो। मेटल नॉन मेटल पढ़ चुके हैं, उनकी रिएक्शन पढ़ चुके हैं एसिड के साथ। जल्दी से बताइए, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो मैश हो जाता है। क्या? मैश। मैश क्या है? एम से है मेटल, ए से है एसिड, एस से है सॉल्ट और एच से क्या है? हाइड्रोजन। मेटल, एसिड, सॉल्ट, हाइड्रोजन, यानी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ऐसे जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉट ऑल बेस बट फ्यू बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, एज सिंपल एज दैट। ठीक, अगला है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं अभी, या फिर अभिक्रिया करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट की अगर बात करें, रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक जनरल आपके लिए। मेटल जब हम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे, या फिर मेटल कार्बोनेट के अलावा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनेट ले लीजिए चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, बात वही आएगी कि यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी, प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे मैं एक मेटल कार्बोनेट ले लेता हूँ, Na2CO3 मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्ट, नमक NaCl, वाटर और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी, बाकी बैलेंसिंग भी सीखेंगे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में। अब ये जो CO2 गैस है ना, ये CO2 गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे कि विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है? ये होता है जो मैं लिख रहा हूँ, ये होता है लाइम वाटर, ये होता है क्विक लाइम, ये होता है क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना। जब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो CH का होल ट्वाइस मिल जाता है लाइम वाटर। ये लाइम वाटर की रिएक्शन अगर हम पास करवा देंगे, CO2 गैस इसमें से पास करवा देंगे, तो दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। मिल्की मतलब दूधिया। क्यों? क्योंकि ये जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यहाँ पे हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट वाइट PPT मिलेगा, तो लाइम वाटर टर्नड इनटू मिल्की। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके डिफरेंट नाम है, जैसे कि गंगाधरी शक्तिमान था, जैसे कि कौटिल्य विष्णुगुप्त थे, वही चाणक्य थे, वैसे यही ये CaCO3 यही लाइमस्टोन है, यही चौक है, यही मार्बल है। जैसे भगवान के अनेक रूप, वैसे CaCO3 के अनेक रूप हैं। ये क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत? कि अगर मेटल कार्बोनेट की या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो CO2 गैस लिबरेट होती है। और पता तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑन रिएक्टिंग दिस विद दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टेल द नेम ऑफ दैट गैस, ठीक है। या फिर वो गैस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं और एक गैस निकल रही है जो लाइम वाटर विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो बताइए उस कंपाउंड का नाम क्या है। तो फिर आपको वहाँ से गैस लगाना पड़ेगा, CO2 लिबरेट हो रही है एसिड से रिएक्शन करवाने के साथ। अच्छा, तो फिर कंपाउंड है तो मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, उल्टा आपको चलना पड़ेगा फिर। तो पता ये होना चाहिए कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की क्या होता है, ये मिल्की CaCO3 है और इसमें वाटर भी निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और ये पता होना चाहिए लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेडली, इसको भूल नहीं सकते हैं आप। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस दोनों जब मिल जाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? बहुत आसान है। एसिड और जब बेस मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे जब एक बहुत बोलने वाला एक शांत आदमी से मिलता है तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब कम बोलने वाला थोड़ा बोलने लगता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला थोड़ा कम बोलने लगता है। तो ये क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया जब दोनों ऑपोजिट चीज़ें मिलती हैं। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको, इस अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीकरण, ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक। अब ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होती है कहीं कभी कभी। कैसे होती है देखिए,
अभी उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में कैसे होती है, हमारे बॉडी में कुछ इस तरह से होती है कि जब भी, अगर आप ऑब्जर्व करो, जब भी हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, क्यों हो जाती है पेट में एसिडिटी, बिकॉज एसिड रिलीज हो जाता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है, जल्दी से कमेंट बताइए। हमारे पेट में रिलीज होता है म्यूरियाटिक एसिड। है सर, ये कौन सा एसिड होता है, याद करो, HCl को ही हम लोग म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो म्यूरियाटिक एसिड है, जो HCl है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है पेट में अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और वो पूरा खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा रिलीज़ होता है वो HCl, है ना। फिर हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी और फिर हम लेते हैं इनो, लेते हैं सभी लोग इनो, है ना। तो इनो हमने क्यों लिया, बिकॉज जो हमारे पेट में एसिड रिलीज़ हुआ दैट वॉज HCl, मतलब अननोइंगली लेते हैं कि हाँ ठीक है एसिडिटी वो हो जाएगी। तो एसिड जो HCl रिलीज़ हुआ, इनो वॉज अ बेस, तो उस एसिड ने उस बेस ने उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो HCl जो इनो ने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस रिएक्शन को उदासीकरण अभी क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। ये रिएक्शन यूजुअली एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर में। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करती हैं, यानी कि ऊष्मा छेपी होती हैं, ऊष्मा छेपी। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व्ड। क्लियर है चीज सभी को, किस तरह से एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। आई होप ये सभी को रिएक्शन क्लियर होगी। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ये भी आपको पता है, कर चुके हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से। मेटालिक जो ऑक्साइड होता है इसका क्या नेचर होता है। मेटालिक ऑक्साइड जो धातु का ऑक्साइड होता है, हमने पढ़ रखा है, ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक होता है। तो जब हम बेस के रिएक्शन एक एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, अभी तो पढ़ा है, सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभी किया ना। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, पानी के घोल में अम्ल या क्षार का क्या होता है जब हम एसिड या बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। तो चलिए ले लेते हैं एक एसिड को, यहाँ पे एक हम यहाँ पे एसिड को उठा लेते हैं, HCl को, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। जब हम एक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये इसके आयंस मिलते हैं, H+ आयन इवॉल्व होता है और क्लोराइड आयन, ठीक है, कैट आयन एंड एन आयन। ये H+ फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज वाटर में इसको हमने डिसॉल्व किया है, और ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोनियम आयन सर क्या होता है, ये जो H3O+ है, इसी को ही हम प्यार से हाइड्रोनियम आयन बुलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बुलाते हैं इसको हम। और इसी तरह मान लेते हैं हम एक बेस ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पे Na+ और OH नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब हम पानी में एसिड को डिसॉल्व करते हैं, एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं, H3O+ कंसंट्रेशन मिलता है, ठीक है। और जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, ठीक है। कहीं पे हो सकता है आपको H+ भी लिखा मिल जाए कि एसिड को जब डिसॉल्व करते हैं H+, तो कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। किस तरह से होता है मैंने आपको बता दिया कि जब वाटर इसके साथ और रिएक्ट कर जाएगा तो H3O+ बन जाएगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो H3O+ या फिर H+ है, ये हमें एक एसिड के कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने कोई एसिड लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया, एसिड A को, एसिड B को भी लिया, डिसॉल्व किया, पहले केस में ज़्यादा H3O+ आयन मिले, ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन्स मिले, दूसरे वाले केस में कम हाइड्रोनियम आयन मिले, ठीक है। कौन सा एसिड इन दोनों में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ये बता दीजिए जल्दी से बस। इनमें से कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। बिल्कुल ए मोर एसिडिक, बिल्कुल आर्डेंट। तो यहाँ पे पहला वाला जो है ना, पहला वाला ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि ज़्यादा एसिडिक है। इसमें कम मिले हैं तो इसके कंपैरिजन में ये जो है कम एसिडिक होगा, और क्योंकि इसमें कम H3O+ में आयन मिले, यानी कि H3O+ जो आयन्स हैं, हाइड्रोनियम आयन्स, ये डायरेक्टली हमें एक एसिड के कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस पढ़ते हैं कि एक एसिड की स्ट्रेंथ या बेस हमें कैसे पता चलती है।
अभी बताया मैंने आपको कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को टेस्ट करिए, उससे पता चल जाती है। सिमिलरली जिस तरह से मैंने बोला कि जितना हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन मिलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सिमिलरली मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा वो चीज़, वो बेस। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा, चलिए एक सेकंड। यहाँ पे आप एक और चीज़ समझिए, एंड दैट इज़ कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि वाटर को, सॉरी, एक एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, वाइसे वर्सा नहीं किया जाता, वाइस, ठीक है, जाता है। कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता। अब आप में से काफ़ी लोगों के लिए चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्या है ये, मतलब बात तो दोनों सेम है, सिमिलर लग सकते हैं लेकिन सेम नहीं है। मैंने एक पहला जो केस है, ये जो पहला वाला है, ये बोल रहा है कि ये एसिड है, ये ठीक है, ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है, इसमें से हम पानी डाल रहे हैं, इसमें से हम इसमें सॉरी ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है, ये है आपका वाटर, इसमें हम ऐड कर रहे हैं एसिड, ठीक है, ये जो हम ऐड कर रहे हैं एसिड, और वो भी जो ऐड कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, और चला रहे हैं इसमें चम्मच से, ठीक है, ऐसे ऐड करते हैं। दूसरा वाला प्रोसेस, वाटर को कभी एसिड में एक्ट नहीं करते हैं, जैसे ये एसिड है मान लेते हैं, ठीक है, एसिड है, इसमें आप वाटर को ऐड नहीं करते हैं, ऐड नहीं किया जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो अगर आपने दूसरा वाला कांड कर दिया तो कांड हो जाएगा आपके साथ, यानी आपने पानी जैसे ऐड करेंगे ना, यहाँ पे लोकलाइज्ड हीटिंग हो जाएगी, और ये जो आपका जो भी टेस्ट ट्यूब है जिसमें भी आप ऐड कर रहे हैं, ये टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और आपके छाले आ जाएंगे, ठीक है, अगर आपके ज़्यादा से भी छींटे पड़ गए तो इस वजह से ये किया जाता है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे बताइए कि इस केस में हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन H3O+ बढ़ेगा या घटेगा? मैं इस एसिड को वाटर में ऐड कर रहा हूँ, H3O+ आयंस का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगा घटेगा? आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। और तब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन बेस, अम्ल और क्षार के स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? अभी बताया, जितना ज़्यादा H3O+ उतना ही उस एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड है उसकी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक pH वैल्यू होती है, एक pH स्केल होती है, pH स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, और जर्मन लैंग्वेज में इस P का मतलब होता है पोटेंस, याद रखिएगा, इस जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस मीनिंग होता है इसका। ये जो स्केल है ये हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ बता देती है। ये 7 वैल्यू इसमें न्यूट्रल होती है, और ये वैरी करती है 0 से लेके 14 तक, तो जो बीच की वैल्यू है 7 वो न्यूट्रल वैल्यू को दर्शाता है। जितना आप लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ एसिडिक होगी, और जितना ही ज़्यादा आप राइट में जाएंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बेसिक यानी कि क्षारीय होगी, ठीक है। पहले मैं इस सवाल का आंसर देता हूँ जो मैंने आपसे पीछे पूछा कि H3O+ आयन घटेगा इस केस में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बता दी जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये बोला कि जो pH स्केल होती है, एक स्केल होती है जिससे हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, ठीक, कि उसमें कितना ज़्यादा H3O+ आयन मिला या फिर कितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन मिला। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जितना आप 7 के लेफ्ट साइड में जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना 7 के राइट साइड में जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो मुझे ये बताइए 7 के राइट साइड जाने 7 के लेफ्ट साइड जाने में हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, और 7 के राइट साइड जाने में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? ये मेरे क्वेश्चन है आपके से, बताइए जल्दी से। 7 के लेफ्ट में जा रहे हैं, 7 के लेफ्ट में जा रहे हैं, 6 में पहुंचे, 5 में पहुंचे, 4 में, 3 में, 2 में, और एसिडिक, हाईली एसिडिक, यानी जितना एसिडिटी बढ़ रही है यानी H3O+ आयन बढ़ेगा, क्योंकि H3O+ आयन तो हमें एक एसिड की स्ट्रेंथ बताता है।
उसी तरह जब हम यहाँ पे जाएंगे और OH नेगेटिव और बेसिक और बेसिक और बेसिक और बेसिक, तो यानी और OH नेगेटिव और OH नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन मिलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, ठीक, तो बढ़ेंगे। तो अगर मैं ये बोल दूं कि 7 के राइट साइड जाने में H3O+ आयन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि वहाँ पे हम बेसिक में जा रहे हैं। तो 7 के लेफ्ट साइड जाने में H3O+ आयन बढ़ता है और 7 के राइट में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के pH मान लिखे हुए हैं, pH वैल्यू लिखी हुई है, उनको आप देख लेंगे। जैसे कि बैटरी एसिड 0 होता है, स्टोमक का जो एसिड होता है जो HCl होता है 1 से लेकर 2 तक 1.5 1.6 ऐसा समथिंग होता है, 1 के समथिंग। लेमन जूस 2 के समथिंग होता है, सोडा 3 के समथिंग होता है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा की बात नहीं हो रही है, तो इस सोडा को आप यहाँ पे हटा सकते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। टोमेटो जूस आपका 4 होता है और ब्लैक कॉफ़ी में 5, ठीक है, मिल्क में 6 और प्योर वाटर जिसको कि हम डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं इसमें 7 होता है, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 होता है इसमें, या 7 या फिर लगभग वही 7 ही होता है डिस्टिल्ड वाटर, 7.4 समथिंग, ठीक है। सी वाटर अगर बात करें 8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान रखना यहाँ पे 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? व्हाट इज़ दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बता रहा था कि क्या होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो मैंने बोला इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब हम पेट में हमारी एसिडिटी हो जाती है तो हम बेस लेते हैं, और वो जो बेस हम लेते हैं ना पेट में अपनी एसिड को मिटाने के लिए, उनको हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड आर दोज कंपाउंड विच वी यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन आर स्टमक, एसिडिटी इन आर स्टमक, ये होता है आपका एंटासिड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थे इसमें, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ध्यान रखिएगा 10 होता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और 14 ध्यान रखना जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि अभी हम बेसिस की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे। इसमें बेसिस की सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में एसिड को डाल रहे थे, बेस को डाल रहे थे। एसिड तो सारे घुल जाते हैं पानी में, लेकिन सारे बेस नहीं घुलते हैं, सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर और कॉल्ड एज एल्कलीज। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सारे बेस जो हैं सारे क्षार पानी में नहीं घुलते हैं, वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए, तो अगर स्टेटमेंट अगर आपको दूं कि ऑल बेसेस आर एल्कलीज, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? ऑल बेसेस आर एल्कलीज, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? और ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? बताइए। दोनों मैंने स्टेटमेंट दिए, पहला बोला मैंने ऑल बेसिस आर एल्कलीज, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, और दूसरा मैंने स्टेटमेंट बोला कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है फिर फॉल्स है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर ये होगा कि ऑल एल्कली आर बेसिस, ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट the vice versa, यानी all bases are not alkali because only those bases are alkalis which dissolve in water। और जो भी bases dissolve हो जाते हैं ना वाटर में, that is alkalis, ये corrosive होते हैं नेचर में, ये थोड़े से corrosive होते हैं नेचर में, तो टच वच ना करना चाहिए इनको, है ना, बट नॉट दी vice versa is true, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े से जो मतलब कि बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप गेस मारना चाहते हो तो मार सकते हैं। हमारा बॉडी किस पीएच रेंज में काम करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ माउथ डिके, यानी कि माउथ में जो हमारी टीथ का है, टीथ का डिके होने लगेगा अगर कितना पीएच कम हो जाए, और ठीक है, यूज़ ऑफ पीएच, ठीक है, यहाँ पे ये बताना आपको। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हैं कि ये बताइएगा कि ये तो हो गया, ठीक है, एसिड रेन किस पीएच वैल्यू पे होती है? जो एसिड रेन है ना वो किस पीएच वैल्यू पे होती है? और कुछ पीएच हम देख लेते हैं, जैसे सलाइवा का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, सलाइवा एंड ब्लड का।
तो अगर हम बात करें जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, नॉर्मली ये 7 से लेके 7.8 pH पे काम करता है। ये वैल्यूज़ रटी होनी चाहिए आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो अभी हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का भी 1.6 के अराउंड होता है। pH चेंज एज अ कॉज ऑफ माउथ डिके। तो अगर आपका माउथ डिके नहीं, टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके ऐड कर लो यहाँ पे। तो टूथ डिके की अगर बात करें तो अगर 5.5 से pH वैल्यू कम हो जाएगा तो आपका टूथ में डिके होने लगेगा। तो इसी से नॉर्मल pH लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, है ना। तभी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ये सब चॉकलेट वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं तो टूथ डिके होने लगता है। और रात में अगर हम ऐसे ही खा के लेट जाते हैं तो फिर क्या ना, वो एसिड में ब्रेक डाउन होने लगते हैं, तो फिर एसिड वो हमारे टूथ डिके का कारण बन जाते हैं। यूज़ ऑफ पीएच बाय प्लांट्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ये भी आते हैं इस चीज़ पे। बट एसिड रेन का पीएच की अगर बात करें तो 5.6 से कम। टूथ डिके के लिए याद रखिएगा 5.5 और एसिड रेन के लिए 5.6। सलाइवा जो होता है हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप सुबह सो के उठते हो ना तो नहीं ऐसे थोड़ा सा सोर सार लगता है, मतलब खट्टा सा टेस्ट लगता है ना मुंह में, तो स्लाइटली एसिडिक होता है सलाइवा। और जो ब्लड होता है हमारा ब्लड, ये स्लाइटली बेसिक होता है या फिर स्लाइटली अल्कलाइन होता है। जब मैं स्लाइटली बेसिक या फिर स्लाइटली एसिडिक बोल रहा हूँ, दैट मीन कि 7 के आसपास ही है। सलाइवा 6.4 समथिंग और ब्लड 7.4 समथिंग। ये स्लाइटली का मतलब है कि 7 के आसपास है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यूज़ ऑफ पीएच बाय प्लांट्स फॉर सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ हमारे पेड़ होते हैं, कुछ हमारे कुछ हमारे पौधे होते हैं जो एसिड रिलीज़ करते हैं, और उनमें से हमारा एक है नेटल लीव्स, जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में बिच्छू बूटी। ये जंगलों में मिलता है, हर्बेशियस प्लांट एक तरह का, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ हर्बेशियस प्लांट। हिंदी में इसको बोलते हैं बिच्छू बूटी। क्या बोलते हैं इसको? बिच्छू बूटी। अच्छा बताइए, जो बिच्छू होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम के, जल्दी से। तो नेटल लीव्स की अगर बात करें तो ये क्यों, मतलब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्यों कैसे सेल्फ डिफेंस अपना करती हैं? तो जैसे ही आप इनको छुओगे ना, ये फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, बिकॉज ये बोलते हैं डोंट टच मी। फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा अगर इस तरह से आ जाए, मेथनोइक एसिड। और याद करिए, ये वही एसिड है जो कि हमें स्टिंग ऑफ बी या फिर आंट की स्टिंग से मिल रहा था, काटने की वजह से मिल रहा था फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर इसको आपको जैसे काट लिया, नेटल लीव, आप कहीं गए, ठीक है, आपको तो पता नहीं नेटल लीव क्या है, आपने गलती से छू लिया, आप तिल मिला गए एकदम से, तो फिर आप किस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये आपका एसिड की वजह से जो आपकी इचिंग हुई है ये न्यूट्रलाइज हो जाए? बताइए जल्दी से। मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म यूज़ किया है, दैट इज़ न्यूट्रलाइज हो जाए। तो हम कौन से क्या करेंगे? हम यहाँ पे बेस का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें स्टिंग ऑफ बी यानी कि चींटी ने या फिर काट लिया, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी बेस को ला सकते हैं और उसको रगड़ सकते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर नेटल लीव्स से आपको इचिंग हो जाए तो आसपास ही देखिएगा आपको एक प्लांट मिलेगा जिसका नाम होता है डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट अक्सर इसके साइड में ही, बगल में ही, आसपास ही मिल जाता है, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि ये कैसा होगा? ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्लैनेट्स में भी एसिड होता है, बिल्कुल। तो अगर आप गेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि कौन सा प्लैनेट है जिसमें कि थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 मिलते हैं। कौन सा वो प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है जिसको कि हम जो सबसे हमारा चमकीला ग्रह, जो सबसे हमारा गर्म ग्रह, जिसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं? दिस इज़ वीनस। तो वीनस जो आपका प्लैनेट है, इसमें थिक क्लाउड ऑफ H2SO4 देखने को मिलते हैं, और इसी H2SO4 को हम किस और नाम से जानते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अपना आखिरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सॉल्ट, जिसको हम हिंदी में लवण बोलते हैं, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है। शिवानी सिंह, सिल्वरमैन, गर्वित, रोहित, श्रुति, निवेदिता, प्रशांत, अनुराधा, सिल्वर, बिल्कुल सही है।
नोट्स से मज़ा नहीं यार। नोट्स का भी ऐसा है कि वो जो नोट्स आपके पहले मिलते थे उनकी तबीयत बहुत 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 ख़राब है इस समय, इसीलिए वो नोट्स अभी नहीं बना पा रहे। ठीक है, जैसे ही वो रिकवर होते हैं सारे नोट्स आपको वो मिल जाएंगे उसी फॉर्मेट में। ठीक है, वाटर में एसिड मिलाने पे H3O+ कम कैसे हो जाएगा शिवानी जी? मैंने अभी बताया कि एसिड जितना कंसनट्रेटेड होगा उतने उसमें उतने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे। आप उसको पानी मिला रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसका जो एसिडिटी है या फिर उसका जो कंसनट्रेशन है वो कम हो रहा है, तो H3O+ आयन का कंसनट्रेशन कम होता जाएगा। ऑर्थ्रोपोडा होगा बिल्कुल। ठीक है, रेप्टाइल या ऑर्थ्रोपोडा? अच्छा रेप्टाइल हैं, रेप्टाइल बोल रहे हैं, ये रेप्टाइल होगा। बिच्छू तुम्हारा रेप्टाइल होता है हैं? अभी तुम्हें भी बिच्छू से कटवाएंगे तुमको तो सारा रेप्टाइल निकल जाएगा तुम्हारा भी। ऑर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, स्कॉर्पियन। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा। और ये जो रेप्टाइल बोले हो, रेप्टाइल ये कोई फाइलम थोड़ी ना होता है, मैंने तो फाइलम बोला। ठीक है, हमें पता है कि किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर आता है ना। तो उसी तरह जो हमारा ये जो है हमारे ये अगर हम बात करें आते हैं कौन से फाइलम के तहत, ये आते हैं नॉट कॉर्ड के तहत। नॉट कॉर्ड में होता है हमारा वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट के तहत जो ऑर्डर होता है रेप्टाइल, उसमें आते हैं रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक और लिजर्ड वगैरह, है ना। चलो, तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सबसे बड़ा इसमें क्लास कौन सा होता है जल्दी से बताइए ऑर्थ्रोपोडा में। और 85% ऑल जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसमें वेल डिस्टिंग्विश्ड बॉडी सिस्टम होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, ठीक है, इस तरह से, और नेक रीजन होता है, सारी चीज़ें। और ऑर्थ्रोपोडा जो है अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्लास इसमें आपको इंसेक्ट्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्ट को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक यहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो लवण होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है। तो जो सॉल्ट है उसका पीएच वैल्यू लेस दैन 7 भी हो सकता है, लेस दैन 7 भी हो सकता है, और मोर दैन 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 7 से कम और 7 से ज़्यादा। यानी अगर 7 से कम होगा तो उसको हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट, और अगर मोर दैन 7 होगा तो उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। अब ये कैसे होगा? सॉल्ट मिलता कब है? जब हम एक एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। यानी सॉल्ट कब मिल रहा है? जब हम एसिड की रिएक्शन बेस से करवा रहे हैं। तो अगर इस प्रोसेस में हम एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, तो सॉल्ट भी हमें कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। इस प्रोसेस में अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक मिलेगा, है ना। जैसे कि आप में से कुछ लोगों के में हो सकता है कि ठीक है मम्मी की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो, ये हो सकता है पापा की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? एसिड। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा सॉल्ट का? एसिड। यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? बेसिक, बेस डोमिनेंट है, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। साधारण होगा, साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट को ही हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है NaCl। ये जो NaCl है मिलता कैसे? आप में से कितने लोगों को पता है कि NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये मिलता कैसे है? ये मिलता है जब हम ओशियन वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं, चट्टानों से भी पहले इसको निकाला जाता है, तो इसी को रॉक सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको बहुत सारी चीज़ों में बनाने में यूज़ किया जाता है। अब उसको हम एक एक करके बनाएंगे आगे, बट बिफोर दैट, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक बार CDS में क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा कंपाउंड गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यूज़ किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। जो 1930 है उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट मार्च, तो सॉल्ट का यूज़ किया गया था। सॉल्ट मतलब NaCl कंपाउंड, है ना। चलिए, तो हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसके लिए सभी लोग नमक लेके आएंगे, जल्दी से भाग के ले आए सभी लोग इसमें नमक, जल्दी से, वेट कर रहा हूँ मैं। उस नमक में थोड़ा सा पानी मिला लाइएगा NaCl में, ठीक है, थोड़ा सा पानी, यानी कि एक्वस फॉर्म में ले लीजिएगा। और फिर उसको पानी, इसको नमक मत बोलिएगा, ब्राइन बोलिएगा उसको, ठीक है। ब्राइन साउंड्स लाइक वाइन, ठीक है, तो ब्राइन इसको बोलेंगे। फिर इसको क्लोरीन लेके आइएगा, थोड़ा सा क्लोरीन मार्केट से, क्लोरीन यहाँ पे ऐड कराइएगा। क्लोरीन नहीं, इसमें आपको पानी डालना है, और पानी डालना है, एक
एक सेकेंड, क्या हो गया ये? ठीक है, इसमें आपको करवाना है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें आप करवाएंगे इसका इलेक्ट्रोलिसिस। आपने ब्राइन लिया यानी एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl और आपने इसका करवाया इलेक्ट्रोलिसिस। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया पूरा एनोड और कैथोड बना के सब, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही तो हमें बनाना था। तो आपने चीज़ देखी, NaCl से हमें NaOH मिल गया, जिसको कि हम बोलते हैं 2 मोल्स के। आपके यहाँ पे लिखे वो बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज़ को हटा सकते हो, अभी बैलेंस बाद में कर लेंगे। ठीक है, NaOH, और ये हमारा कैथोड में हमको मिलता है। प्लस हमें यहाँ पे 2 गैसेस मिलती हैं, क्लोरीन मिलती है एनोड पे और हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पे। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हमने इस ब्राइन से हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जो कि हमारा एक एल्कली है मतलब ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इसको हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला। क्लोर क्योंकि क्लोरीन मिल रही है, एल्कली क्योंकि एल्कली मिल रहा है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से हमने NaCl का यूज़ करके NaOH बना लिया वो आपने देखा यहाँ पे। अब ये जो क्लोरीन मिली है इस रिएक्शन में, इसका हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। तो इसको हम क्या करेंगे, जो Cl2 हमें मिली है, और अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए। इसमें दैट इज़ लाइम वाटर में जो कि मिल्की टर्न हो रहा था अगर इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाई जा रही थी, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन Cl2 क्लोरीन के साथ करवाई जाएगी तो ये हमें दे देगा CaOCl2। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बट इट इज़ अ कॉमन नेम। ठीक है, और अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ड नहीं होता, ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। इसी को ही हम बोल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर के डिफरेंट यूजेस होते हैं, इसके डिफरेंट यूज़ होते हैं। अब यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसको हम ऑब्वियसली बात है ब्लीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, एज अ ब्लीचिंग के लिए यूज़ करेंगे। ब्लीचिंग के लिए हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जो कॉटन हमारी इंडस्ट्री होती है, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे हम कॉटन वगैरह का यूज़ करते हैं, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इसको ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनको ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसी तरह पेपर फैक्ट्रीज़ में वुड जो पल्प होता है उसको ब्लीच करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पेपर फैक्ट्रीज़ में ध्यान रखना, जो पेपर फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें वुड पल्प, ठीक है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगर किसी को ऑक्सीजन देना हो ना, तो वो जो किसी को ऑक्सीजन देते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब इसके पास देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में अटैच्ड है। ये ऑक्सीजन जो है किसी के साथ भी इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, ये ऑक्सीजन उसको दे देगा, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता ही है। प्लस आपने क्लोरीन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो क्लोरीन होती है हमारी गैस क्लोरीन, इसको वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना, पानी को शुद्ध करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन भी देखने को मिल रहा है, तो इसको हम एज अ मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री, ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, इसके लिए भी यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? फिर यहाँ पे हम बेकिंग सोडा फिर जल्दी से बनाएं, अगर यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हों तो। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो,
तो अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं। अब बेकिंग सोडा, आप ये नाम पहली बार नहीं सुने, उसको खाने वाला सोडा ही बोलते हैं हिंदी में, खाने वाला सोडा, बिकॉज हमारे किचन में मिलता है, किचन में आपको ज़रूर मिलता है। और ये जब आपकी मम्मी यूज़ करती होंगी, जब जैसे पकौड़े वगैरह या फिर जब केक वगैरह बनाती होंगी, तो इसका यूज़ होता है। कैसे, लेकिन ये बनता कैसे, पहले बनाते हैं। लेकिन ध्यान से भूलिए मत, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। कॉमन सॉल्ट को NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है डिफरेंट जगहों में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में कैसे यूज़ किया जाता है हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा। ये क्या देखा था, ब्लीचिंग पाउडर, ये हमने देखा था जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते वक्त जो क्लोरीन निकली थी एनोड पे क्लोरल्कली प्रोसेस में, उसका हम यूज़ कर रहे थे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैसे हमने लाइम वाटर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा के उसको बनाया। बट अभी हम सोडियम क्लोराइड से कैसे बेकिंग सोडा को बनाते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया NaCl, ये एक्वस फॉर्म में नहीं लिया जैसे कि क्लोरल्कली प्रोसेस में लिया था। वाटर, CO2 और अमोनिया गैस को इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये है आपका सॉल्ट, और एक मिलता है हमें सॉल्ट NaHCO3, ठीक है। यही होता है बेकिंग सोडा, जिसको कि हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा तो कॉमन नाम हो गया। बाकी अगर हम देखें तो इसका नाम वैसे होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। अब ये जो बेकिंग सोडा है, इसके आगे यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, बेकिंग सोडा के यूजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो बेकिंग सोडा डिफरेंट जगहों में यूज़ होता है, जैसे कि इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर ऐसे बनाया जाता है कि जब हम बेकिंग सोडा को किसी एसिड के साथ, और ऐसे जो एडिबल एसिड होता है, माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं, तो बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। माइल्ड एडिबल एसिड की जगह जैसे कि हमने टार्ट्रिक एसिड को यूज़ कर लिया। टार्ट्रिक एसिड किस में मिल रहा था, रिकॉल करिए जल्दी से, टैमरिंड में, ग्रेप्स में, इन सब में मिल रहा था। यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। प्लस इसको हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और इसको हम एज एन एंटासिड भी यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पेट में एसिड होती है तो हम अपने किचन से उठा के लाते हैं जल्दी से बेकिंग सोडा को और अपने न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो एंटासिड के तौर पे भी इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि कैसे बना और इसके यूजेस क्या क्या हैं। सर बेकिंग पाउडर को, अच्छा, ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैसे कैसे मिल रहा है। अगर ये रिएक्शन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा को जब हम एडिबल एसिड से मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। और ये जो बेकिंग पाउडर मिला ना, इसको अगर मान लेते हैं जैसे जब हम हीट करते हैं, ये जो बेकिंग पाउडर मिला, इसको अगर हमने हीट किया या फिर वाटर के साथ मिक्स किया, तो होता ये है कि जैसे वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो बेकिंग सोडा होता क्या है, सॉरी बेकिंग पाउडर, वही NaHCO3 जो होता है इसमें, ठीक है, NaHCO3, इसको H+ आयन मिल जाते हैं, और जब H+ मिलता है इसको, ठीक है, तो H2O निकल जाता है, H2 और CO3 से O निकल जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, CO2। तो CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस रिलीज होती है जब हम बेकिंग पाउडर को हीट या फिर मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारा केक होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, फिर फॉर दैट मैटर जो हमारे पकौड़ा होते हैं, वो क्यों पकौड़े वो फ्लफ़ी बनते हैं, इसीलिए बनते हैं बिकॉज CO2 जो गैस है वो इसमें लिबरेट होती है जब इसको हीट या वाटर के साथ ऐड करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और एंटासिड के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग जो हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड से, और वो है हमारी बेकिंग वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, धोवन सोडा बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जैसे कि हमने लेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा जो हमने पीछे अभी बनाया था, ठीक है। इस बेकिंग सोडा को अगर मैं काफ़ी हीट कराऊंगा तो इससे वाटर निकल जाएगा, और सिर्फ जो बचेगा Na2CO3 बचेगा, वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, ये अभी हमने पढ़ा इसको हीट करने पे, ठीक। ये जो NO2CO3 मिला, ठीक,
ये जो Na2CO3 मिला इसको कर देंगे हाइड्रेट। इसको हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे इसका रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसको हाइड्रेट करने का मतलब हो गया इसको रिक्रिस्टलाइज करना, यानी इसमें वाटर के क्रिस्टल्स फिर से ऐड कर देंगे। वाटर के क्रिस्टल जब अलग से ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा Na2CO3.10H2O, और ये इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। अब इस वॉशिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे कि इसको हम यूज करते हैं टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ कर देते हैं इसको। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, और जैसे इसको हम यूज़ कर लेते हैं ग्लास फैक्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, सोप और पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। उसका हमने कहाँ पे देखा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया और पेपर फैक्ट्री हो गया, उसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देखा था। ग्लास सोप एंड पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होता है, टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड, टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स, जैसे कि हमारा बोरैक्स। ये बोरैक्स अभी हम देखेंगे क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है Na2B4O7.10H2O, ये होता है बोरैक्स। और इस पर्टिकुलर बोरैक्स को हम यूज़ करते हैं जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह में, टूथपेस्ट हो गया, माउथ वॉश हो गया, यहाँ पे यूज़ होता है इस बोरैक्स का। ठीक, इसको हम एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक थे हमारे ये। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने से पहले ये बताइए कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। मैं आपको समराइज़ करता हूँ। हमने सॉल्ट में पढ़ा क्या, सॉल्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा, आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, कि हमने पीएच पहले पढ़ा। तो पीएच एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, कैसा होगा वो सॉल्ट, वो हमें तब पता चलेगा कि हम ये देखेंगे कि जो एसिड ज़्यादा डोमिनेंट था या बेस ज़्यादा डोमिनेंट था। अगर एसिड जो है वो डोमिनेंट था यानी कि ज़्यादा एसिडिक था तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का मिलेगा, और अगर बेस ज़्यादा डोमिनेंट था तो बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा। फिर हमने देखा कि किस तरह जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम की कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। रॉक सॉल्ट बिकॉज रॉक से निकाला जाता था, और टेबल बिकॉज हमारे टेबल में डाइनिंग टेबल में मिलता है ना, तो इसलिए उसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। कॉमन सॉल्ट बिकॉज बहुत कॉमन है ये सॉल्ट। तो इसको हम कैसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए। तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, ब्राइन लिया, इसका एक्वस फॉर्म लिया, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया, और इससे हमें मिली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है ना। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है हमने पढ़ा था, 14 होता है। प्लस उसमें क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली, हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे। इस क्लोरीन को उठाया, लाइम वाटर के साथ मिक्स कर दिया, और हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर। उस ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर रहे थे एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज उसमें O है। एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज़ कर रहे थे पेपर एंड पल्प फैक्ट्रीज में, प्लस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे थे इसको। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से इस NaCl का यूज़ बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज़ हुआ। NaCl को हमने लिया, अमोनियस वगैरह से रिएक्ट करवाया, और हमें मिल गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक कंपाउंड होता है, जो कि एक तरह का आपका सॉल्ट है। ठीक है, और ये सॉल्ट आपको पता होना चाहिए सबलाइम होता है सॉल्ट, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे ड्यूरिंग द मिक्सचर चैप्टर। और हमें मिलता है यहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इस बेकिंग सोडा के डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे कि इसको अगर हम एडिबल एसिड में मिक्स कर देंगे बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसको हीट कर देंगे तो CO2 गैस लिबरेट होगी, जिसकी वजह से ये केक वगैरह सब फ्लफी बनते हैं। और क्यों, क्योंकि Na2CO3 मिला और CO2, अभी ये काम आएगी रिएक्शन आगे भी वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। इसको यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, इंपॉर्टेंट है। इसको एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट कर देंगे तो Na2CO3 मिल जाएगा। फिर इसको हम इसमें रिक्रिस्टलाइज कर देंगे और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जोड़ देंगे, ठीक है, 10 Na2CO3.10H2O, तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम कहाँ यूज़ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। हार्डनेस को वॉश कर दिया हमने। इसको हम यूज़ करते हैं ये सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कि बोरैक्स हो गया हमारा। इसको हम ग्लास सोप एंड पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, और इसको एज अ क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई, अब अपनी आँख खोल सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज़ होती है, तो एक हमारा कंपाउंड होता है जिप्सम। ये जिप्सम एक तरह का हमारा सॉल्ट है, जिसका कि फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2 CaSO4.2H2। इसमें 2 वाटर की क्रिस्टलाइजेशन हैं। ठीक,
अब ये जो वाटर के दो क्रिस्टलाइजेशंस हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको अगर हम हीट करेंगे ये लूज हो जाएंगे, 1.5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाएंगे अगर इसको हम 373 केल्विन में हीट करेंगे। जरा इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए तो मिलेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पे जानते हैं। इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर आपका मतलब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो फ्रैक्चर हो जाती है आपकी बोन, उसको सही करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, है ना। और इसमें अगर मान लेते हैं 1.5 H2O का वाटर मॉलिक्यूल फिर से ऐड कर देंगे तो फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात करें तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ और सॉल्ट लिखता हूँ, जरा बताइएगा आप, ठीक है। ये जो होता है आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा होता है ना, हाँ, इसको डिग्री सेल्सियस में, तो हमें पता है डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में जाना होता है तो 273 को जोड़ना होता है। तो अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 को घटा देंगे तो मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। सम मोर सॉल्ट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। एक यहाँ पे मैं सॉल्ट लिख रहा हूँ, जैसे आप बताना ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल बताइए, और ग्रीन विट्रियोल बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। वाइट विट्रियोल क्या होता है, वाइट विट्रियोल। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, ठीक। 5th नंबर है आपका पोटैश एलम, पोटैश एलम, और एप्सम हो गया, मोहर सॉल्ट, ठीक है, और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला आपको ज़रूरी नहीं है, सोडियम बेंजोएट का यूज़ बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू विट्रियोल होता है हमारा कॉपर सल्फेट में 5 वाटर की क्रिस्टलाइजेशन, और ये जो 5 वाटर की क्रिस्टलाइजेशन दिख रहे हैं आपको, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसी की वजह से इसका ब्लू कलर है। इसको अगर हमने हीट कर दिया ना, इसको अगर हम हीट कर देंगे ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, और फिर से इस कलरलेस में फिर से अगर वो क्रिस्टलाइजेशन कर दिया फिर से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। वाइट विट्रियोल की बात करें, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। एप्सम सॉल्ट की बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 डॉट 7H2O। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम एल्यूमिनियम, ठीक है, KAl, और इस पर क्वेश्चन भी आया था आपके सीजल में इस बार, ठीक है, कि किस रेशियो में मिलते हैं, तो 1:1:2 के रेशियो में तीनों पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट मिलते हैं, ठीक है। इसमें 12 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। मोहर सॉल्ट अगर बात करें बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है, ये NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। और सोडियम बेंजोएट का बस आपको यूज़ पता होना चाहिए, दैट इज़ इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, जैसे कि आप जैम की बॉटल हो गई है ना, जो जैम जेली जो खाते हो, टोमेटो सॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे एज अ इसको प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये कुछ और सॉल्ट हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा, और क्यों इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस इस पे, ठीक है। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू डैश, जल्दी से बताइए सर। डबल सॉल्ट के बारे में बता दो। डबल सॉल्ट भी पढ़ेंगे एडुमेंटर, अभी डबल सॉल्ट पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन में आएगा डबल सॉल्ट, ठीक है। जो 2 तरह के सॉल्ट से बनते हैं उनको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जो 2 तरह के सॉल्ट से बनते हैं, ठीक। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको अगर देना चाहूँ तो, एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ, ग्लोबर सॉल्ट, हाँ, ग्लोबर सॉल्ट जो होता है ना, नहीं ग्लोबर सॉल्ट तो अलग होता है, ग्लोबर सॉल्ट भी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ग्लोबर सॉल्ट का भी फॉर्मूला लिख लेना, ये होता है आपका Na2SO4 डॉट 10H2, सॉरी डॉट, हाँ 10H2 होता है ये, ठीक है। ये होता है ग्लोबर सॉल्ट। डबल सॉल्ट अगर मैं रिकॉल करूँ, चलो पहले तो आंसर दो इसका। ब्लू किस में चेंज होता है, रेड में चेंज होता है अगर ये एसिड है तो। जल्दी से ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो अभी क्वेश्चन आएगा इस पर, ठीक है, तब वहाँ पे देखेंगे। Which of the following pairs of natural source and acid is not correctly matched? Tamarind, oxalic acid. No.
टैमरिन में तो टार्टरिक एसिड होता है, टी से टैमरिन, टी से टार्टरिक, है ना। किसमें? इमली में होता है। कर्ड में लैक्टिक, विनेगर में एसिटिक, ऑरेंज में सिट्रिक, बिल्कुल सही है, ठीक। एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, एथेनोइक एसिड को हम किस नाम से जानते हैं? एथेनोइक, एथेनोइक होता है आपका CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, जो विनेगर में मिलता है ना। एक्वारेज इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो डैश टू डैश बाई वॉल्यूम। किस रेशियो में होते हैं दोनों? तो हमने पढ़ा था HCl होता है और HNO3 होता है, दोनों किस रेशियो में होते हैं? HCl, 3 इसमें लेटर्स लिखे हुए हैं, तो 3:1 आंसर होगा। फिफ्थ, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर दैन MTS 2022। टूथ डिके 5.5, ऑप्शन नंबर ए। और 5.6 किसके लिए था? एसिड रेन के लिए था, अम्लीय वर्षा के लिए था, एसिड रेन के लिए, है ना। जब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वो रेन होती है जिस रेन में सल्फर के ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डिजॉल्व रहते हैं, उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन? बायोलॉजी का एक तरह से क्वेश्चन है कि किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एक्शन ऑफ पेप्सिन को फैसिलिटेट करता है। तो हमने पढ़ा था किस तरह जब खाना पेट में आता है तो HCl इसलिए निकलता है ताकि जो पेप्सिन है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड से ब्रेक करता है, वो फंक्शन कर पाए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। HCl से कौन सी हमारी जो HCl से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करता है? और पेप्सिन की तरह दूसरा हमारा एक और एंजाइम होता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, वो कौन रिलीज करता है और वो किस मीडियम में काम करता है? तो इसका पहले आंसर होगा म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली, और दूसरे वाले का आंसर होगा ट्रिप्सिन होता है, जो कि पार्ट होता है आपका किसका? ट्रिप्सिन पार्ट होता है जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका, और वो बेसिक मीडियम में काम करता है। और वो बेसिक मीडियम उसके लिए कौन बना के देता है, ये बताइए। नॉट द करेक्ट मैच, इसमें से सही मैच कौन नहीं है, सही मेल नहीं है। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, फॉर्मिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज, सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टरिक, रैंसिड बटर में ब्यूटेरिक। तो जो खराब हो गया है, सड़ गया है एक तरह से बटर, ठीक है, उसमें ब्यूटारिक एसिड होता है, सही है। ग्रेप्स में टार्टरिक होता है, ग्रेप्स और टैमरिंड में, इमली और अंगूरों में। ऑरेंज की बात करें, इसमें आपका सिट्रिक होता है, अभी पढ़ा है। टोमेटो में आपका होता है ऑक्जिलिक, ना कि फॉर्मिक। ऑक्जिलिक को ही मेथनोइक के नाम से जानते हैं, जो हमें स्टिंग ऑफ एन आंट, बी या फिर ठीक है इसमें मिलता है, हाँ ठीक। और ऑक्जिलिक हमें और कहाँ मिलता है? स्पिनच में। और पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बाइल जूस होगा, बाइल जूस मीडियम को बेसिक बनाता है। बी से बाइल जूस, बी से बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग? वेरी इजी क्वेश्चन है ये। आंसर क्या होगा? मेथनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन स्पिनच? कौन सा पालक में पाया जाता है? तो अभी देखा था हम लोगों ने, ऑक्जिलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ फोलिक एसिड? इनमें से क्या फोलिक एसिड का दूसरा नाम है? फोलिक एसिड, यही तो आपका जो विटामिन B8 होता है उसका ही तो कॉमन नेम है फोलिक एसिड, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, फोलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे फोलिक एसिड होगा आपका, लैक्टिक तो होगा नहीं, अस्कॉर्बिक, ग्लाइकोलिक भी नहीं होगा आपका, ये होगा टेरोई ग्लूटामिक एसिड, ये होगा आपका टेरोई ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सॉरी B8 नहीं होगा, ये B9 होगा, ठीक है, सॉरी B8 नहीं होगा, B9 होगा ये। और आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरोल ग्लूटामिक, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं, एंड दैट इज ये 11th। अच्छा जल्दी से बताइए कि विटामिन B1 का क्या नाम होता है? B1 का नाम क्या होता है? और B12 का क्या होता है, जो कि हमारा लास्ट 8वें नंबर का विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर HCl? HCl, ठीक है। तो B1 थायमीन, और सबसे आखिरी वाला है साइनोकोबालामीन, है ना, B12। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, और कौन से विटामिन B कॉम्प्लेक्स की वजह से पेलाग्रा डिजीज होती है? और पेलाग्रा को ही हम लोग पता है किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है? पेलाग्रा को हम 3D डिजीज के नाम से जानते हैं। 3D डिजीज क्यों? क्योंकि इसमें जाता है डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया, डर्मेटोसिस, और तीसरी कौन सी डिजीज होती है? 3D के नाम से जानते हैं इसको, बताइए। अब जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड? जब हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिड से तो मैश होता है। मैश का मतलब क्या होता है? मैश का मतलब होता है मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ें तो यहाँ पे डिप्थेरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। सिट्रिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अनियन नहीं, एप्पल, मैलिक एसिड, ऑरेंजेस, सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये सही होगा। बनाना में भी मैलिक एसिड होता है।
व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग द एसिड रेन? एसिड रेन के टाइम पे कितना होता है? मोर देन 5.5, इतने के बीच में, इक्वल टू 5.6 और लेस देन 5.6। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। एसिड रेन किस बात की रही, वो तो फिर बेसिक रेन हो गई। और अगर हम बात करें मोर देन 5.6 होगा तो मतलब हम बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें तो एसिड की तरफ जाना है, तो आंसर होगा लेस देन 5.6। 2 3 के 5.5, एसिड रेन 5.6। म्यूरियाटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड डाइज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द फोटोग्राफिक, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज। तो अभी देखा था म्यूरियाटिक एसिड इज नन अदर दैन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विंडो क्लीनर? विंडो क्लीनर में कौन सा आपको इसमें से बेस देखने को मिलेगा? कौन सा क्षार विंडो क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो इसमें हम यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पीएच, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इस पी का मतलब क्या होता है जरा बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? तो इसका मतलब जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस होता है और इसका पीएच वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, 14 किसका होता है? जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम एज ए एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं। एंटासिड के तौर पे आज हम लोगों ने और कौन सा पढ़ा, कौन सा सॉल्ट पढ़ा था जिसको हम यूज़ करते हैं, जरा बताइए। When an ant bites, it injects acidic liquid formic acid into the skin. What among the following should be applied to the skin to neutralize this? अगर हम उसे न्यूट्रलाइज करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? लाइम जूस का। ये तो एसिड होता है पहले में, तो हम एक बेस का यूज़ करेंगे। टोमेटो पल्प, ये भी एसिड होता है। हाँ, हम बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, जो कि एक तरह का बेस है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पे एंटासिड के तौर पे हम बेकिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं, है ना, हमने पढ़ा था। 19th, ऑल एसिड्स जनरेट डैश्ड गैस रिएक्ट्स विद मेटल। तो कौन सी गैस निकालते हैं? बिल्कुल सही है, अंजलि, अनुराधा, प्राची, SSC टॉक्स, काव्या, बड़ी दुर्गा, करण। चलो, तो अगर हम बात करें एसिड्स जनरेट करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मैश। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट पीएच? इनमें से सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसका है? ह्यूमन ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस? तो अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें रफली 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, लेमन जूस का होता है रफली होता है 2 से 3 के बीच में, और ऑरेंज जूस की अगर बात करेंगे तो इसका भी मतलब एसिडिक ही होता है और अराउंड 3 to 4 के बीच में आपको ऑरेंज जूस का मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा ऑप्शन नंबर बी का सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू 10 होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। 21, लिटमस पेपर चेंजेस टू डैश कलर व्हेन पुट इन सोप वाटर। सोप वाटर में जब रखेंगे तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? तो सोप वाटर क्या होगा हमारा? एक तरह से बेस होगा। सोप वाटर हमारा एक तरह का बेस होगा। तो बेस में क्या होता है? लिटमस के साथ रेड टू ब्लू हो जाता है, RTB, ठीक है, रेड टू ब्लू हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 14? 14 किसका होता है? ब्लड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस। वेरी इजी क्वेश्चन। 7.4, 2 to 3, 10, 14, ठीक। विद इन द व्हाट पीएच रेंज डज द ह्यूमन बॉडी वर्क? मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 7 से लेके 7.8 के बीच में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पीएच वैल्यू नियरेस्ट टू 0? इनमें से पीएच मान किसका शून्य के निकटतम होता है? कंसनट्रेटेड HCl, बेकिंग सोडा, अमोनिया, फिर प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का तो 7 होगा, ये दोनों का 7 से ज़्यादा होगा, बेस है, ठीक है। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा आपका, ठीक है। जो हमारे पेट में निकलता है जो एसिड, उसको क्या बोलते हैं? 1 पॉइंट, मतलब यही होता है ना, HCl ही होता है। 1.6 होता है रफली, मतलब रफली 1 के नज़दीक ही होता है, और यहाँ पे वही नियरेस्ट टू 0 पूछा है, तो नियरेस्ट टू 0 यही हुआ ना। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? कौन सी गैस है जो लाइम वाटर यानी CaH का होल ट्वाइस को दूधिया कर देती है? और कौन सी गैस है जिसकी रिएक्शन इससे हम करवाएं तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है? आंसर क्या होगा? CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवा देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या? ब्लीचिंग पाउडर। मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर? धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं? तो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है, बुनियादी नहीं, क्षारीय होते हैं, ठीक है, क्षारीय। और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। द पीएच ऑफ लिक्विड वॉज फाउंड टू बी 7, विच लिक्विड इज इट लाइकली टू बी? एक लिक्विड का वैल्यू पीएच वैल्यू 7 है, तो वो क्या लिक्विड हो सकता है? तो वो लिक्विड होगा आपका वाटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। द रिएक्शन MTS 2022, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस
टू गिव सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिकम्पोजिशन। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि थोड़ी सी एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, ऊष्मा छेपी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस, टर्मरिक क्या होती है? तो लिटमस तुमने देखा था, टर्मरिक भी तो मैंने तुमसे कपड़े धुलवाए थे, इसीलिए टर्मरिक के स्टेन्स पड़ गए थे हल्दी के, तो वो भी तो एक तरह का हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर, जब लिटमस का घोल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो इसका रंग फिर क्या होता है, पर्पल, रेड, येलो या फिर ब्लू? तो याद करिए मैंने को बताया था लिटमस पेपर है क्या, लाइकन से बना हुआ है। लाइकन क्या है, एक तरह की पर्पल डाई है, और जब कोई कलर ये नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो ये पर्पल कलर शो करता है, पर्पल होता है। और ये किस, जो लाइकन होता है हमारा, किस फाइलम से बिलोंग करता है, जल्दी से बताइए। अगले पे आते हैं, व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड और अ बेस इज मिक्सड इन वाटर, बताइए CHSL 2022। क्या होता है जब हम किसी अम्ल या क्षार का पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोन, या आप देखो वही जो मैं आपको बता रहा था, आप में से किसी ने, आई थिंक किसी ने, शिवांगी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर घटता क्यों है ना, तो घटता है, मैंने उसका रीज़न ही बताया था। जब मिक्स करेंगे तो एसिड वो और डाइल्यूट होता चला जाएगा, तो डिक्रीज होगा इनके कंसंट्रेशन में। हाइड्रोनियम आयन, ये कॉम्बिनेशन क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन से फर्जी का है, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है आपका घटेगा, किसका, H3O+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ को लाइकन जो होता है ये थैलोफाइटा होता है, लाइकन बिलोंग्स टू थैलोफाइटा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड अगला क्वेश्चन इज दिस 32, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर व्हेन HCl एंड NaOH रिएक्ट, इनमें से क्या नहीं होगा अगर दोनों रिएक्ट करेंगे? तो सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर मोर देन अबव नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने देखा था, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, इंक्रीज लिखा हुआ है, सॉरी, ये इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज बोल के मैंने इंक्रीज वाला लगा दिया। कहाँ है यार, डिक्रीज वाला कहाँ है? डिक्रीज वाला ये है। पर यूनिट वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे एक में कर लो कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन जो होगा वो कम होगा, कंसंट्रेशन इसमें कर लो, और आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 33, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट फाउंड अबंडेंटली इन सी वाटर, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंपल, सी वाटर में क्या पाया जाता है, NaCl होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो कुछ छूटा नहीं था, ठीक है। हीट इज अब्जॉर्ब्ड, ये नहीं होगा क्योंकि हीट रिलीज होती है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोलोमाइट, हाँ बस, अब में सभी कोई पूछ रहा था ना कि डोलोमाइट किस तरह का सॉल्ट होता है, नहीं ये नहीं पूछा था कि सर डबल सॉल्ट के बारे में बता दीजिए। तो जो डोलोमाइट होता है वो हमारा डबल सॉल्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये दो तरह के सॉल्ट से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिल के बनता है ये डोलोमाइट, और डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा मुझे ये बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, लाइमस्टोन, जहाँ की रॉक्स में, जहाँ की चट्टानों में लाइमस्टोन या डोलोमाइट मिलता है, वहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी देखने को मिलती है, और लाइमस्टोन हमारी किस तरह की रॉक है, और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। लाइमस्टोन किस तरह की रॉक है और डोलोमाइट? तो पहली बात तो उस पर्टिकुलर टोपोग्राफी को बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, अगर आपको याद आ रहा हो, कास्ट रीजन में मिलता है जो एड्रियाटिक सी के पास पड़ता है। और जो लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट होता है वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होता है। और सेडिमेंट्री रॉक से के रिगार्डिंग हमने क्या क्या फीचर्स याद किए थे? एक तो ये लेयर्स में मिलती है, इसमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, 3 फॉर्म में मिलती है, केमिकली, ऑर्गेनिकली और मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है ये, और इसी से आपका टर्म रिलेटेड लिथीफैक्शन। अच्छा अब जल्दी से बताइए, लीनिएशन और जो बैंडिंग है ये दोनों टर्म किस रॉक से रिलेटेड हैं? जल्दी से बताइए, लीनिएशन और बैंडिंग दोनों टर्म किस रॉक से रिलेटेड है? और कौन सी रॉक है जिसको कि हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं? तो लीनिएशन और फोलिएशन, ठीक है, लीनिएशन और फोलिएशन मतलब लाइंस, ठीक है, लीनिएशन, फोलिएशन और बैंडिंग, ये दोनों टर्म, ठीक है, या फिर तीनों टर्म, बैंडिंग का मतलब होता है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स, ये हैं आपके एसोसिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस
मॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक जो होती है ये होती है हमारी प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक, ठीक है, प्राथमिक चट्टान होती है, क्योंकि ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से बनती है ना, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनती है। चलिए, तो आज का लेक्चर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे, पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला चैप्टर है। फिर इसका वन शॉट कर लेंगे तो पूरा रिवाइज भी हो जाएगा लगे हाथ। और कल आप लोगों का होगा इकोनॉमिक्स का वन शॉट, ठीक है, कल इकोनॉमिक्स का होगा। और जिन लोगों को भी ये पूछते रहते हैं इसके बैच के रिगार्डिंग कि तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, ठीक है, जब भी आप इसमें एनरोल करते हैं तब से। और परमार एकेडमी ऐप पे एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज सेक्शन में। और बाकी तो आपको चीज़ें पता ही है कि नोट्स वगैरह, क्विजेज़ वगैरह और सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलती हैं। राइट, मज़ा आया, ओके। अभी तो समझ आ गया ना एकदम अच्छे से, एसिड बेस एंड सॉल्ट। कितने बजे? 9 या 9, 9:30 पे होगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली 9:30 पे होगी क्लास, है ना। चलो, आज सर पाक वर्सेस इंडिया, बिल्कुल संजना, आज पाक वर्सेस इंडिया है ना। लेकिन पढ़ाई कर लेना उससे पहले, जो ब्रेक मिलता है पढ़ लेना। अब देखो रियलिटी ये है कि भाई ठीक है पाक इंडिया का लगता है ना, लेकिन काफ़ी सारी जो एक्साइटमेंट होती है ना बाहर से दी जाती है हमको। कौन देता है? न्यूज़ चैनल वाले देते हैं, है ना, अखबार वाले देते हैं। उनके पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं उसमें। देखिए, हर कोई इस पूरे सिस्टम में बेनिफिट हो रहा है। कौन? न्यूज़ वालों को कोई न्यूज़ ढूंढनी नहीं है, वही चलाते रहेंगे, मज़ा आएगा उनको भी, है, उसमें भी टीआरपी मिलेगी उनको। बीसीसीआई को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जो खेल रहे हैं उनको ही प्रॉफिट है ना। तो अब शायद समझ पा रहे हैं, सारा प्रॉफिट का गेम है। अगर कबड्डी में भी तो होता है, कबड्डी में भी तो होता है इंडिया पाकिस्तान, क्यों नहीं कर लेते इंडिया पाकिस्तान? और ऐसा तो है नहीं क्रिकेट में कोई इसके बाद जो भी अगर मान लो जीत जाएगा तो बम गोले चलेंगे, उसके 10-10 कोड़े पड़ेंगे, हैं, जैसे बाकियों के साथ होता है वैसे ये भी होगा। कबड्डी में इतना एक्साइटमेंट क्यों नहीं होता है? या फिर बाकी जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हॉकी में कितना क्यों इतना एक्साइटमेंट नहीं होता? क्यों? क्योंकि वही इसमें बीसीसीआई को होता है जम के प्रॉफिट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है ऑडियंस, तो सब कुछ इज़ अ गेम ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा सा शायद आप समझ पा रहे होंगे, इसमें अपना प्रॉफिट मत खो दीजिएगा। मैच देखिए, लेकिन 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 ज़बरदस्ती नहीं कि एकदम बोरिंग हो रखा है एकदम। अभी बीच के जो वो नहीं होता है 25 से लेके 35 ओवर तक के बीच वाला जो माहौल होता है उसमें भी लगे पड़े हैं, देखेंगे एक एक गेंद देखेंगे। चले भाई, थैंक यू सभी को। पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री कभी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी बात है। ना देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, मतलब देखो, लेकिन कैसे देखना मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि नहीं सेंटी हुए जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, हाथ पैर मिला के चले जाएंगे बीसीसीआई पैसा बना के, और न्यूज़ चैनल वाले अपना दिन, उनका तो काम ही है, ठीक है। चलिए भाई, बाकी आप समझदार हैं, धन्यवाद।